हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है हमारी जो क्लास 12th की लास्ट बुक यानी कि विस्तास बुक का लेसन नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। ठीक है, इसमें देखो एक ये लाइन आती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू बोन वोएज। बोन वोएज क्या होता है? देखो, हम इससे देखने में ये ऐसा लग रहा है कि किसी का नाम है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? शुभ यात्रा। बोन वोएज का मतलब होता है शुभ यात्रा या अच्छी यात्रा। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल स्टार्टिंग में दी हुई है, तो आप इसको याद रखना कि क्या है इसमें। जैसे आ सकता है बोन वोएज का मीनिंग क्या होता है, नीचे दिए होंगे कई सारे ऑप्शंस, तो आपको उनमें से टिक करना होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ पे देखो, प्लेनेट को जानना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से, तो क्या है? अंटार्कटिका। ये लेसन जो है ये पूरा अंटार्कटिका के बारे में ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑथर जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं रशियन रिसर्च वेसल से, अकादमिक स्कोलिस्की बाउंड फॉर अंटार्कटिका। ये कोई अकेडमी का नाम है, अकादमिक स्कोलिस्की। और जो जर्नी उनकी स्टार्ट होती है, तो ये एक तो ये वाला नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरा रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक स्कोलिस्की बाउंड फॉर अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका में ही काम करते हैं, मतलब वहाँ पे ही घुमाने फिराने का आप ऐसे समझ सकते हो। तो इनकी जर्नी स्टार्ट होती है 13.09 डिग्री 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास से। ठीक है, मद्रास से, ये इक्वेटर का नाम भी याद रखोगे कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। और ये कितने टाइम तक वहाँ पे स्टे किया इन्होंने? 2 वीक्स तक। ठीक है, और चले कितना? अंटार्कटिका की लैंड पे पैर रखने से पहले इन्होंने लगभग 100 घंटे तक ट्रैवल किया, मिक्स कार में, एरोप्लेन में और शिप में। ठीक है, तो ये था, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट है पर्पज़ क्या था वहाँ पे जाने का? अंटार्कटिका के बारे में और ज़्यादा जानना। ठीक है, अब है अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका के बारे में जानेंगे, जो कि चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, जो अंटार्कटिका है वो क्या है? 90% जो हमारी धरती का आइस वॉल्यूम है कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। ठीक है, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। सीन कैसा है? माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म से बहुत विशाल। और डेज कैसे होते हैं? 24 एस्टोरल समर लाइट, मतलब दिन निकला ही रहता है, तो आप ऐसे समझो। ठीक है, और साइलेंस कैसी है? हर जगह साइलेंस है। बर्फ़ के टूटने या मतलब एकदम बर्फ़ की शीट्स की वजह से ही वहाँ पे वॉइस होती है, आवाज़ होती है, अदरवाइज़ वहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति है। ठीक है, आगे देखो, अब इसकी हिस्ट्री इस लेसन में मैं बताऊं क्या है कि ना, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे वहाँ पे, ये देखने गए थे जो हमारे ऑथर है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इंडिया में या पूरी धरती के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। जैसे यहाँ भी बोलते हैं पहाड़ों में कि अब बर्फ़ जो है जल्दी मेल्ट हो जाती है। ये सेम जो चीज़ें हैं ये अंटार्कटिका में बिल्कुल छोटे छोटे जो इफ़ेक्ट हैं एनवायरनमेंट के, वो बहुत करीब से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सप्लोर करने गए थे वहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो कैसे पिघल रही है और उससे बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट होगी। इनका एक ग्रुप गया था पूरा। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री क्या थी, अब ये हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास। पुराने टाइम में कभी इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास, मतलब जो अंटार्कटिका था वो इंडिया से जुड़ा हुआ था। अब है गुडवाना, गुडवाना लैंड 650 मिलियन ईयर्स अगो, पहले की बात है। अ जाइंट साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट डिड एग्जिस्ट, एक सुपर कॉन्टिनेंट, ये क्या था? एक बड़ा सा साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोलते थे, ये एग्जिस्ट करता था। नाउ सेंटर्ड रफली अराउंड अंटार्कटिका, और अब क्या है? ये अंटार्कटिका के आसपास ही उबड़ खाबड़ सा बना हुआ है। और वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब एनिमल्स की एंड पेड़ पौधों की भी अलग अलग वैरायटी है वहाँ पे। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, और जो गोंडवाना है थ्राइव्ड यानी कि थ्राइव होता है कि भाई
चल रहा है, या मतलब चल रहा है नहीं, गायब हो चुका है वहाँ से, ठीक है। मतलब पहले था लेकिन अब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो माइनर सा है, आप ये बोल सकते हो। डायनासोर्स जो थे वो वाइप आउट हो गए, कब? 500 साल पहले थे लेकिन अब नहीं है। उसके बाद आती है मैमल्स की एज स्टार्ट हो जाती है। देन कॉन्टिनेंट सेपरेट इनटू कंट्रीज, और उसके बाद क्या हुआ, जो कंट्रीज थी वो सेपरेट कॉन्टिनेंट था वो कंट्रीज में सेपरेट हो गया। अब है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हॉट डिबेटेड टॉपिक क्या है? आइस शीट्स वर मेल्ट और नोट, कि जो अंटार्कटिका रीजन में आइस शीट्स हैं वो मेल्ट होंगी या नहीं, बट वो हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम जानते हैं कि वो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग वाली लाइन थी ये वही है कि अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। 50 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स वहाँ पे हम देख सकते हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स मतलब हमें पता चल जाता है वहाँ पे जाने से कि पहले क्या क्या था। अब अंटार्कटिका कैसा है, मतलब उससे क्या जान सकते हैं हम। सिंपल इकोसिस्टम था, लैक्स बायोडाइवर्सिटी, लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी मैंने क्या बताया, छोटे छोटे चेंजेस, जैसे एनवायरनमेंट के लिए हमें यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ ये महसूस होता है कि गर्मी बढ़ रही है ना। हम अपने घरों में हैं या आसपास के एनवायरनमेंट में हमें सिर्फ ये पता लगता है कि गर्मी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बस उसकी वजह से और क्या क्या हो रहा है। जैसे आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, और आइस मेल्ट हो रही है तो मतलब क्या, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिफरेंस आ रहा है। पानी जो है वो बह के नदियों में आ रहा है जिससे सी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और जो साइंटिस्ट है उन्होंने किस लिए वार्न किया है हमें कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है जिसकी वजह से, और ग्लोबल जो कार्बन साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ता है, आइसबर्ग्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। ये सब आपको पता ही है कि क्या हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप देखो ये वाला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अगर इस लेसन में से कहीं से आपका क्वेश्चन आएगा तो वो ये पॉइंट है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन इसको याद रखेंगे, ये क्या है, ठीक है। टू शो स्मॉल चेंजेस इन एटमॉस्फेयर कैन बी हार्मफुल, इससे हमें, ये प्लांट है एक तरीके से, हमें पता लगता है इससे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट में जो हो रहे हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये एक सिंगल सेल्ड प्लांट है, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा प्लांट है। ये नरिश द एंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, साउथर्न ओशियन जो है उनकी फूड चेन को पूरे तरीके से ये नरिश करता है, मतलब कि फूड चेन को बना के रखता है। इसके ऊपर कोई और खाता है, उनको कोई और खाता है, तो फूड चेन में ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रॉपरली सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस आप समझ सकते हो कि सनलाइट से क्या होता है, एसिमिलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन, जैसा कि नॉर्मल सभी प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और ओजोन डिप्लीशन की वजह से इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग, और इसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है तो जाहिर सी बात है ये ग्रो करना बंद हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद गायब भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो मरीन एनिमल्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। अब है ऑथर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पे जाने के बाद ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है इस लेसन का कि ऑथर का एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या था अंटार्कटिका रीजन में जाने के बाद। देखो मैंने क्या बताया आपको, एक ग्रुप था, 52 मेंबर्स थे ये टोटल, किटेड आउट इन गोरेटेक्स एंड ग्लेयर्स, तो ये यहाँ पे गए थे, ठीक है, वहाँ पे मतलब रुके थे। बेस्ट क्या था, अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, यहाँ पे बेस्ट पार्ट था अंटार्कटिका का जहाँ से ये एनवायरनमेंट के बारे में जान पाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इस लिहाजे से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बेस्ट पार्ट कौन सा था अंटार्कटिका सर्कल का। अब है जो अकेडमी थी,
Skolsky managed Peninsula and Tadpole Island which was preventing them to going further। अब ये सब जो मैनेज किसने किया ये लिखा हुआ है इसमें कि पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड विच वाज प्रिवेंटिंग देम टू गोइंग फर्दर। जैसे नॉर्मली कोई भी ये अब अरेंजमेंट ना होते अकेडमिक जो अकेडमिक स्कॉलस्की अरेंजमेंट्स जो करती है वो अरेंजमेंट्स ना होते तो ये पेनिनसुला एंड टेडपोल आगे ये नहीं देख पाते नहीं जा पाते, लेकिन उन्होंने इनको रोका और ये वाले जो पेनिनसुला टेडपोल इससे आगे मतलब ये नहीं जा पाए। ठीक है। अंडरनेथ देयर फीट, इनके पैरों के नीचे क्या था? थिक आइस पैक। अंडरनेथ दैट, और उसके भी नीचे आइस पैक के नीचे क्या था? 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था उसके नीचे। ठीक है। और जो लिविंग बींग्स होते हैं वो थे 9। अब ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो 9 टाइम जोन्स इन्होंने ट्रैवल किए, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर्स, ये इन्होंने ट्रैवल किए इस दौरान। ये था हमारा लेसन। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया क्या है लेसन का, वो याद रखना बस। अब है नेक्स्ट लेसन नंबर 4, पर्ल बी बक, रिटन बाय पर्ल एस बक। ठीक है। ये जो लेसन है ये कब का है? जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था बिटवीन अमेरिका एंड जापान। अमेरिका एंड जापान के बीच में वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। ये उस टाइम की बात है कि एक अमेरिकन प्रिजनर जो होता है वो किनारे पे आ जाता है, कहाँ पे? जापान। वाश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड फाउंड एट द डोरस्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। जापानीज डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर सदाओ। ठीक है। अब उसके लिए क्वेश्चन है कि वो इसको बचा तो लेता है, इसको जो अमेरिकन प्रिजनर है इसको बचा लेता है, बट इसके माइंड में ये आता है कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे उसे बचाना चाहिए, बट अगर इस टाइम पे वार चला हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो एक अगर मैं कंट्री के लिए अपना प्यार शो करूँ तो मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए और इसको मतलब पुलिस को सर्व कर देना चाहिए इसको कि हाँ पकड़ लो, या फिर समुद्र में वापस से इसको डाल देना चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। अब देखो डॉक्टर सदाओ कौन थे? डॉक्टर सदाओ हो की फुल नेम, जिनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? अमेरिका से। ठीक है। एजुकेशन कहाँ से हुई है? अमेरिका से। सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए इनके पापा ने इनको 22 साल की उम्र में भेज दिया था और ये लगभग 30 की उम्र में वापस आए। ठीक है। और ये फेमस किस लिए है? एक तो सर्जन है और साइंटिस्ट भी है, और ये कहाँ से पॉसिबल हो पाया? अमेरिका में स्टडी करने की वजह से। वॉर के टाइम पे सेंट अब्रॉड विद ट्रूप्स नाउ इन जापान, वॉर के टाइम पे इनको ट्रूप्स के साथ भेजा गया था, लेकिन अब ये कहाँ पे हैं? जापान में। हना है इसकी वाइफ, डॉक्टर सदाओ की वाइफ का नेम है हना, डॉक्टर सदाओज वाइफ। सा एमन, ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे अपना एक दूसरे के साथ, घर के बाहर ही बालकनी में खड़े थे जैसे, और सी वेव्स की तरफ देख रहे थे। तभी इनको क्या दिखाई देता है कि कोई आदमी आ रहा है, क्रोलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड फीट, वाउंडेड अ वाइट मैन। और उनको बाद में क्या पता चलता है ये कौन है? एक वाइट मैन। पहले तो इन्होंने सोचा कि कोई फिशरमैन होगा, ठीक है, जिसको घायल हो गया या चोट लग गई होगी कुछ, लेकिन क्या होता है इनको वो कौन है? एक वाइट मैन, जो क्या हो जाता है इनके पास आते ही बेहोश हो जाता है, मोन विद पेन, और जो पेन के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। तो क्या होता है? सदाओ मर्डर्ड, सदाओ बोलता है, ये उसको ले आते हैं। ठीक है। इसमें पूरा मेंशन नहीं करूँगी मैं, सीधा स्टोरी पे चलते हैं कि सदाओ और ये दोनों, हना और सदाओ, उसको ले आते हैं, और सदाओ के माइंड में तभी से क्वेश्चन आने लग जाता है, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हमें इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए? सैड, और क्या दिमाग में आता है? सैड पुट बैक इन द सी, क्या हमें इसको दोबारा से सी में डाल देना चाहिए? जो हना है वो एग्री कर जाती है इस बात पे कि हाँ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हमारा इस टाइम पे तो ये एनिमी है। फिर आता है सदाओ। सदाओ के लिए ये हो जाती है डिफ़िकल्टी कि उसको वापस डालना चाहिए सी में या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर उसको सेव करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, बट एज अ पैट्रियट उसे अपनी कंट्री के लिए भी फेथफुल होना चाहिए। ठीक है। इफ़ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन, तो क्या डिफ़िकल्टी है? अगर वो एक वाइट मैन को शेल्टर देते हैं तो हो सकता है वो अरेस्ट हो जाएं। ठीक है। इफ़ लीव हिम एज अ प्रिजनर, अगर इसको एज अ प्रिजनर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो ये मर जाएगा, जो कि उसके प्रोफेशन के अंगेंस्ट होगा। ठीक है। और जो वाइट मैन है वो कौन है? प्रिजनर ऑफ वार, और कहाँ से? यूएस नेवी से। हना पूछती है, इफ़ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी,
अब थोड़ा सा ट्रीट करने के बाद या कुछ भी, हना जो है पूछती है अपने हस्बैंड से कि क्या हम इसको दोबारा से सी में डाल पाएंगे, इतनी हिम्मत हम कर पाएंगे कि बचाने के बाद। सदाव कर जाता है इस बात पे हेजिटेट, उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि क्या ऐसा कर पाएंगे। बट सिंस ही वाज वाउंडेड दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, लेकिन वो क्या जवाब देता है कि जब तक इसके घाव ठीक नहीं होते तब तक तो नहीं, बाकी बाद की बाद में देखेंगे। तो हना आगे क्या सजेस्ट करती है, दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स। अब वो उसको ले आए, ठीक है, उनके घर में सर्वेंट्स भी हैं, तो हना बोलती है कि हमें सर्वेंट्स को बता देना चाहिए दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हमें सर्वेंट्स को ये बोल देना चाहिए कि हम बेशक ये ठीक हो जाएगा, हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे बाद में। दे बोथ कैरिड हिम टू एन एम्प्टी रूम, सदाव सजेस्टेड वाश्ड, देखो वो बहुत ही गंदा हो रखा था ऊपर से उसके कपड़े वगैरह, तो सदाव और वो ले आते हैं, और जो सदाव है वो बोलता है कि इसको पहले साफ़ करना पड़ेगा तभी कुछ आगे प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो हना लेके आती है पानी, हना फेच द वाटर, हना ने पहले कोई ऑपरेशन देखा नहीं है, वो सर्वेंट्स को बोलती है कि उसकी हेल्प करे, लेकिन सर्वेंट्स जो है वो मना कर जाते हैं, ठीक है। तो जो हना है वो बताती है, शी ऑफर्ड टू टेल द मेड यूमी, जो यूमी है उसको तो बताती है हना, लेकिन बाकी सर्वेंट्स को बताने की ड्यूटी कौन लेता है, वो है डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव बोलते हैं बाकी सर्वेंट्स को मैं बता दूंगा, लेकिन यूमी उसकी मेड है, मतलब हाउस होल्ड वर्क में उसकी हेल्प करती है हना की, तो उसको वो बता देती है। अब है हना खुद से, आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो वाइट मैन है उसको वॉश आउट किसने किया था, ठीक है, डॉक्टर सदाव ने, हना ने, यूमी ने, तो ये किया था हना ने, क्योंकि यूमी मना कर गई थी कि मैं किसी वाइट मैन को नहीं साफ करूँगी, तो हना ने किया था। और हना ने पहले कोई ऑपरेशन नहीं देखा था, तो क्या होता है कि जब वो ऑपरेशन के लिए उसकी स्टिचेस वगैरह मतलब लगाने के लिए डॉक्टर सदाव देखते हैं कि बुलेट बाहर निकालना, और तो उसके लिए ये कंडीशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है और वो एकदम से बाहर चली जाती है, जैसे मुंह पे हाथ रख के आपने देखा ही होगा मूवीज़ वगैरह में ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा सीन हो जाए तो। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि सदाव की हेल्प के लिए कोई और नहीं है, तो उसे फिर से आना पड़ता है ऑपरेशन रूम में। अब है ऑपरेशन, सदाव एंड हना हेल्प्ड हिम, बुलेट वाज आउट, सदाव और हना ने एक दूसरे की हेल्प की, और जो बुलेट है उसको लगी हुई थी किसको, वाइट मैन को, वो बाहर आ जाती है, वो बाहर निकाल लेते हैं। नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, किसी भी सर्वेंट ने अंदर एंटर नहीं किया, और सर्वेंट ने लगभग 7 दिन के बाद सभी ने एक साथ अपना काम छोड़ दिया और डिसाइडेड टू क्विट, उन्होंने क्विट कर दी अपनी जॉब से। अब आता है, अब वो सारा काम अकेले ही कर रहे हैं सदाव एंड हना। एक दिन दोपहर के टाइम आता है एक मैसेंजर, और मैसेंजर कौन होता है, केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आता है, केम टू कॉल डॉक्टर टू द पैलेस एज द ओल्ड जर्नल वाज इन पेन, ओल्ड जर्नल है कोई, ठीक है, वो बहुत पेन में है, इसीलिए डॉक्टर सदाव को वो बुलाने आया है, कौन, मैसेंजर। सदाव जाता है ओल्ड जर्नल के पास और उसको बताता है अबाउट द वाइट मैन, और जर्नल जो क्या है क्या बोलता है कि प्रोमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू किल द मैन एंड रिमूव हिज बॉडी। अब वो क्या बोलता है, जर्नल बोलता है कि मैं अपने जो भाड़े के मतलब मर्डरर होते हैं उनको भेज दूंगा, और इवन उसकी बॉडी भी वहाँ पे नहीं रहेगी, तुम सिर्फ क्या करना कि जब वो सो रहा उसके जो जिस रूम में वो है उसका जो आउटर पार्टीशन है उसको खुला छोड़ देना, और जब वो सो रहा हो ये बात का ध्यान रखना, तो मेरे जो एसोसिएशंस आएंगे वो इसको साफ कर देंगे वहाँ से, ठीक है। बट सदाव का क्या सीन है, सदाव के माइंड में अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है। सदाव घर आता है, डिड नॉट टेल हना अबाउट द प्लान, और इस प्लान के बारे में वो हना को नहीं बताता कि 2 जो भाड़े के मर्डरर हैं वो आ जाएंगे, लेकिन वो इस प्लान के बारे में हना को नहीं बताना चाहता। सरप्राइज टू सी द यंग मैन आउट ऑफ हिज बेड, अब क्या है, जो यंग मैन कौन है, अमेरिकन, वो थोड़ा सा ठीक हो चुका है, वो थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा है, और उसका नाम क्या है उनको पता चला, उसने बताया होगा, उसका नाम है टॉम। स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, मतलब जाने से 2 रात पहले वो बहुत बुरे तरीके से सोता है, जैसे हीलिंग होती है, एक स्लीप में भी एक हीलिंग होती है, तो उसको नींद आ रही थी, तो वो बहुत बुरे तरीके से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सोता है। अब क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग फाउंड अस्लीप, अगले दिन सुबह भी डॉक्टर सदाव को वो सोए हुए ही मिलता है। सेकंड नाइट ऑल्सो पास, तो इस तरीके से जो दूसरी रात है वो भी पास हो जाती है। अगले दिन क्या है, मैन जो है अपने आप को मतलब अपनी शेव किए हुए और ऐसे तो ठीक तैयार होके आ जाता है। सदाव ऑफर टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट, फूड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, सदाव क्या कहता है कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ कि तुम बोट वगैरह में चले जाना और खाना और एक्स्ट्रा कपड़े ले जाना,
और मैन जो है, मतलब देखो ये जो सदाव है ना, ये छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अमेरिका का छोटा सा आइलैंड ही है जहाँ पे ये रहते हैं। लिटिल आइलैंड कोरियन फिशिंग बोट पास। तो पहले तो जो ये होता है, जो वाइट मैन होता है, इसको ना आसपास कोई नहीं दिखाई देता कि सी में कोई है जिससे भी हाँ थोड़ा सा सेफ हो जाए कि हाँ मैं जा सकता हूँ। फिर इसको क्या दिखाई दे जाती है, कोरियन फिशिंग बोट दिखाई दे जाती है, जिससे कि अपनी वापसी की जर्नी है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। प्रिजनर नाउ इन जापानीज क्लोथ्स। प्रिजनर जो है कैसे तैयार होकर आता है, जापानीज कपड़ों में है, और एक ब्लैक कलर का, मतलब ये जापानीज कपड़ों का ही हिस्सा, ब्लैक कलर का फटका सा बांधा होता है उन्हें सिर के ऊपर, और वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और चला जाता है। अब है डॉक्टर सदाओ, क्या है को डॉक्टर सदाओ को बुलाया जाता है इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए, और किसका, ओल्ड जर्नल का, कि उसका गोल्ड ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो इसलिए उसको बुलाया जा रहा है। तो जो ओल्ड जर्नल है उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है लगभग 12 घंटे के लिए। मैंने ये अनकॉन्शियस लिख दिया, लेकिन अनकॉन्शियस नहीं बोल सकते 12 घंटे के लिए। वो मतलब कुछ भी ऐसा पूछने की सिचुएशन में नहीं था, क्यों, क्योंकि जिस इंसान का ऑपरेशन हुआ उसको तो सिर्फ अपनी पड़ेगी ना, ऑपरेशन हुआ हो या उससे पहले पेन में हो, तो उसने कुछ भी नहीं पूछा जो वाइट मैन था उसके बारे में। और ना ही डॉक्टर सदाओ ने उन असैसियंस के बारे में पूछा, किससे, ओल्ड जर्नल से। अब क्या है, उसके जो सर्वेंट्स थे वो घर जाके, मतलब घर में दूसरी साइड क्या सीन है कि जो सर्वेंट्स थे वो वापस आ गए, सारा जो रूम था वो क्लीन हो चुका था। अब है 1 वीक के बाद जब डॉक्टर सदाओ दोबारा से जर्नल के पास जाते हैं, मतलब तो फिर उसको क्या बताते हैं कि जो प्रिजनर था वो भाग गया, मतलब एस्केप, खुद को बचा के भाग गया। बट जो ओल्ड जर्नल है वो कुछ इस तरीके से सवाल पूछता है उससे कि वो एट लास्ट बता देता है कि रियलिटी क्या है, कि उसने उसको ऑपरेशन किया, ठीक किया, और फिर उसको अच्छे से भेज दिया वापस। तो ये सब वो बता देता है ओल्ड जर्नल को। और डॉक्टर सदाओ, जो ओल्ड जर्नल है, वो उसको बोलता है कि हाँ मैं भी अपना ये भूल गया था कि मैंने उसको बोला था, कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने जो भाड़े के मर्डरर है वो भेज दूंगा, क्योंकि मुझे पेन हो गया था गोल ब्लैडर का, तो इसीलिए मैं भी भूल गया था। तो एंड में क्या होता है, सदाओ वंडर्ड वाई ही कुड नॉट किल द यंग मैन दो वाइट पीपल वर रिपल्सिव। जो सदाओ हैंड में उसको ये मतलब शौक होता है, वंडर होता है, किसी हैरानी होती है इस चीज़ पे कि वो वाइट मैन को क्यों नहीं किल कर पाया, क्यों नहीं किल कर पाया। और बेशक जो वाइट मैन है वो रिपल्सिव होते हैं, यानी कि प्रतीकात्मक होते हैं, उलट है, एक तरीके से उनके दुश्मन है इस टाइम पे, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन। लास्ट के 2 लेसन रहते हैं, उसकी जो वीडियो है या तो आज इवनिंग पे और कल मॉर्निंग में, इन दोनों में से एक टाइम पे आ जाएगी और हमारी क्लास 12 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।